हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप देखिए, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो उसके लिए हो सकता है कि इनसे कोई एक या दो तीन क्वेश्चंस आपको मिल जाए आपकी एग्जाम में। तो चलिए आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय इतिहास। ओके, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खंडर हैं वह रावी और सिंधु के तट पर पाए जाते हैं। देखिए, हड़प्पा के किस पर पाए जाते हैं? रावी पर पाए जाते हैं, और मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो अज्ञात थी। ठीक है, वहां पर कोई लिपि नहीं थी इसलिए अज्ञात थी। ओके, चलिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चन्हू-दोड़ो था। कौन सा था? चन्हू-दोड़ो था। बिना दुर्ग के एकमात्र नगर था ये। और देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ध्यानागार था। कौन सा था? देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था ध्यानागार था। ओके, चलिए, विशाल स्नानघर जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता था, कहाँ मिला था ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। एक बहुत बड़ा स्नानघर होता था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति की थी? देखिए, नृत्य करती हुई बालिका की। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। किसकी मूर्ति की थी? नृत्य करती हुई बालिका की। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, देखिए, जो देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ये लोथल है जो गुजरात में है। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ये सिंधु घाटी का था। किसका था? सिंधु घाटी का। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। तो यानी कि जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उनकी जो ताकत थी, उनका जो कमाने का जरिया था वो कृषि था। ओके, चलिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो यहाँ पर देखिए, गाय जो थी यहाँ पर विद्यमान नहीं थी, गाय। ओके, चलिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ओके, और वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। तो देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? दूध और इसके उत्पाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? देखिए, जौ था जिसको यव भी बोलते थे, तो ये मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न था जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? देखिए, तांबा का, जिसको ताम्र भी बोलते हैं। ओके, आपके एग्जाम में मिल सकता है ताम्र या तांबा, तो दोनों में से आप यही है। ठीक है, दोनों का मतलब यही है, तांबा या ताम्र। ओके, तो देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। ओके, चलिए, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो देखिए, जो आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ का उपयोग किया था युद्ध की भूमि में। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। यानी कि जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर विद्वान था। यानी कि आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मुलर विद्वान। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ये सप्त सिंधु में है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, मुखिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, के चुनाव में शामिल होती थी? समिति और सभा, ठीक है। तो ये जो है समिति और सभा, जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसको बलि कहते थे। यानी कि जो वैदिक युग में राजा हुआ करते थे वो जनता से एक टैक्स वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे? उसको बलि कहते थे। ओके, वैदिक युग में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? सभी को पता होगा, ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया जा गया है, देखिए मुंडकोपनिषद से, ठीक है। जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने, ठीक है। तो गार्गी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, ठीक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। और देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बार बार रिपीट हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। ओके, तो इसलिए जो है आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? देखिए अशोक मौर्य का और रुमनदई स्तंभ का, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में, ठीक है। तो ये भी देखिए बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। इसके बाद देखिए पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये हर्ष ने किया था। ओके, तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने किया था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। ओके, तो ध्यान रखना है बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। तो देखिए बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और ये वर्ग कौन से थे? स्त्री थी और शूद्र थे। बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अगर आप इनको ही कर लेते हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। किसके काल में? धातु से बने सिक्के पहले प्रकट कहाँ हुए थे? बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में की गई थी। किसमें की गई थी? पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? पाली भाषा में, ठीक है। देखिए जो अभी आरंभिक साहित्य पाली भाषा में रचे गए हैं। बौद्धों की पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? इसका नाम है त्रिपिटक। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा गया कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक है, ध्यान रखना इसको, त्रिपिटक। ओके, चलिए। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ था? जन्म के साथ, ठीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की जन्म घटना के साथ था। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में की गई थी। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। ओके, चलिए। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। चलिए इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। ये वाक्य है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसको स्तूप बोलते हैं। ओके, इसको स्तूप बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के बुद्ध के युग में क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे।
जैन धर्म के। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर है। और देखिए ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में प्राप्त किया था। कहाँ पर किया था? पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसको अंग कहते हैं। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध चंद्रगुप्त शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला, यानी कि जो कर्नाटक में है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है, जो श्रवण बेलगोला में है। ओके, चलिए भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। देखिए चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित और धूसर मर्द भांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोह का। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व मगध में लोह का जो है विशाल भंडार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार था। मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी था बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध राज्य। तो मगध राज्य ने सबसे पहली बार या कहें तो सबसे पहले युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु थे। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ये इनके अरस्तु थे। प्राचीन काल में सूत्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया कि आखिर हेरोडोटस को क्या कहा जाता है या क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है, पितामह भी इसको बोला जाता है। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीज में झेलम का युद्ध में। ठीक है, तो हाइडेस्पीज में झेलम का युद्ध अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए इस प्रकार से जो हमने आज के फर्स्ट पार्ट में हमने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करना ताकि आपकी और भी दोस्त जो हैं इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।